गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा विषय नागरिक शास्त्र। और हमने पाठ 1 शुरू किया हुआ है बेटा। वो है हमारा पाठ संसदीय शासन प्रणाली का परिचय, जिसमें इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा बनाया गया संसदीय मंत्रिमंडल कैसे चुना जाता है ये भी आपको पता है। अब इसके बाद जो कार्यकारी संसदीय मंडल है और कार्यकारी मंडल है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से काम करते हैं, इसकी जानकारी आपको आगे वे मिलने वाली है। इसमें ऐसा कहा गया बेटा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधान मंडल में के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब विधानमंडल सबसे उच्च स्थान पर है, जिसको हम लोग संसद कहते हैं। तो संसद में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इनको ही शासन चलाना है और इनके आधार पे ही मूल्य बाकी सभी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि हम भारत देश को किस अनुसार कैसे चला सकेंगे। ठीक है। अब शासन चलाना पड़ता है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। और देखा जाए तो ये शासन प्रणाली सबसे उच्च शासन प्रणाली है। इसकी ये विशेषता है कि किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है। ठीक है। और इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। मतलब एक मंत्रिमंडल ने सभी मतों से किसी बात को लाना है या किसी नई चीज़ को इन्वेंट करना है, तो ये निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल लेता है, प्रधानमंत्री लेता है, और फिर बाद में इसका उत्तरदायित्व होता है कार्यकारी मंडल का उसकी उस निर्णय के अनुसार कार्य करें। उसे प्रत्यक्ष रूप में कैसे लाया जाता है, यह उदाहरण अगले 2 पाठों में हम लोग देखने वाले हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल जो है, मतलब विधान मंडल के नीचे आता है दूसरा भाग महत्वपूर्ण कार्यकारी मंडल। उसका एक दूसरे के विश्वास पर टिके होने बहुत ज़रूरी है। यदि संसदीय शासन प्रणाली को लगता है कि कार्यकारी मंडल काम नहीं कर रहा है तो उसे वो बर्खास्त भी कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधान मंडल का समर्थन प्राप्त रहता है, तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद बना रहेगा। यदि कार्यकारी मंडल ऐसा देखा गया कि ये कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कार्यकारी मंडल बर्खास्त भी हो सकता है, या प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल भी बर्खास्त हो सकता है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है यदि वो कार्य नहीं करते हैं। तो यदि विधानमंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित कर सकती है, प्रधानमंत्री का पद जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है। ये सभी संसदीय शासन के ऊपर निर्भर करता है। अब संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है बेटा, तो ये देखिए, संसदीय शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए जो भी प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिमंडल में बैठने वाले सभी उपस्थित गण हैं, उन सभी को संसद में अपनी अपेक्षाओं को रखना पड़ता है। आम जनता की अपेक्षाओं का रखना पड़ता है। आम जनता कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रही है, उनको पानी की सुविधा, बिजली मुहैया की जानी चाहिए। अभी तो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं हमारे भारत देश के का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, है ना। तो किसानों की जो आत्महत्या है, इस विषय को भी लेकर संसदों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए हमने देखे हुए हैं। तो ये संसद में जो भी आम जनता की अपेक्षाएं हैं उनको रखा जाता है, और ये संसद निर्धारित करते हैं कि लोगों के प्रतिनिधियों का इसके ऊपर क्या काम है, उनको क्या कार्य करना होगा। तो जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्याप्त करने के कारण संसद का स्थान श्रेष्ठ है, अतः इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहेंगे। अब इसके बाद आता है बेटा, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों स्वीकार किया। तो इसका कारण है, ब्रिटिश जब हमारे भारत देश में शासनकाल चलाते थे तो उन्होंने बहुत सारी संसदीय संस्थाओं की निर्मित की थी। अब वो संसदीय संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाते थे। वैसे ही शासन प्रणाली का अवलंब हमारे भारतीयों ने भी किया। उन्होंने भी अन्य संसदीय संस्थाओं की निर्मित की, और संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति भी
साबित हुई थी। तो फलतः इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ था। इसलिए संविधान सभा में इस प्रणाली पर बहुत बड़ी चर्चा भी हुई और संविधानकर्ताओं ने ये प्रणाली के अनुसार कार्य करने के अनुकूल परिवर्तन भी किए। यहाँ पे बताया गया बेटा कि संसदीय शासन प्रणाली में जैसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही वहाँ पर विरोधी पक्ष नेता भी बैठते हैं। इसका ये कारण ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये बहुत बार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तो बता ही देते हैं, लेकिन आम जनता के विरोधी पक्ष नेता भी ये सच्चाई सामने लाना चाहते हैं कि ये चीज़ें हुई ही नहीं है, या फिर इसके आधार पर जो ये मनगढ़ंत बातें बताई गई है ये सभी झूठी हैं। इसके आधार पर इसकी जांच की जाती है और फिर बाद में सही उपाय करके उस अन्याय को न्याय दिलाया जाता है। तो संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है। इस चर्चा में विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं। विरोधी दल के सदस्य सही मुद्दों पर शासन को सहयोग देते हैं, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाते हैं, प्रश्नों को वो अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं, आदि कार्यों को विरोधी दल कर सकते हैं। इसके संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव हो जाता है। अब हम लोग चलते बेटा हमारे अगले भाग की तरफ, वो है दूसरा भाग। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा भाग है हमारा अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हमने अमेरिका के बारे में जानकारी ली हुई है स्टूडेंट। यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली हमारे भारत देश में नहीं है, परंतु हमें अन्य देशों में यह शासन प्रणाली कैसे अवलंब में लाई जाती है इसके बारे में भी चर्चा करनी है, जो कि आपको पाठ में भी दिया गया है। तो इसकी उल्लेख हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, वहाँ पे वो प्रधानमंत्री चुनकर नहीं देते या फिर कोई मंत्रिमंडल नहीं बैठता उनका। यहाँ पे डायरेक्ट जनता द्वारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, उसे ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है ना, उससे भिन्न है। यानी कि जो मैंने अभी आपको विधानमंडल और कार्यकारी मंडल बताया हुआ है, ये विधानमंडल और कार्यकारी मंडल ये दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो कार्यकारी मंडल और विधानमंडल ये दोनों एक दूसरे से निर्लिप्त रहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया बेटा हम आपको कि राष्ट्राध्यक्ष जो है कार्यकारी प्रमुख, वो जनता द्वारा चुना जाता है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली इसी को कहते हैं। शासन संस्थाओं के तीनों अंग इस प्रणाली में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कार्यकारी मंडल, विधानमंडल और राष्ट्राध्यक्ष, ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। परंतु इन सब तीनों के कार्यों में एक सूत्रता रहती है, क्योंकि ये वो अपने खुद के देश के लिए कार्य करते हैं। इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी इनके बीच में रहते हैं। तो अमेरिका ने ये शासन प्रणाली का अंगीकार किया है। ये शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं, दो विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। पहली विशेषता यह है बेटा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, परंतु एक दूसरे को लेकर काम करते हैं। विधानमंडल के एक सदन का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा ही होता है, वैसे ही राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। और राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होता है और उन्हें बहुत सारे कानून का उपयोग करने के अधिकार भी दिए गए होते हैं। वो अन्य अधिकार के साथ भी राष्ट्राध्यक्ष के पद पर बैठे हुए रह सकते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। मतलब विधानमंडल कुछ अलग कार्य कर रहा है, कार्यकारी मंडल कुछ अलग कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे की नियंत्रण में कार्य करते हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए उत्तरदायी पद्धति से शासन चलाया जाता है। अब देखा जाए तो ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इसके अलावा कुछ और देशों में भी है, जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखने में मिलती है। विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंबन करते हुए दिखाई देते हैं। अब अगले पाठ में हम भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और भूमिका क्या होती है, इनके ऊपर अध्ययन जरूर करेंगे। इसके कुछ स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए गए बेटा, ये आप अपने किताब से इसे हल करने की, देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर आपके परीक्षा में पूछे जाने पर आपको इसके उत्तर आने ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नए पाठ के साथ, वो है भारत की
संसद। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।